नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरु क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी RSCIT की क्लास है वो है चौथी क्लास। और RSCIT के एग्ज़ाम के नवीन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस क्लास के अंतर्गत भी उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आपको RSCIT की इस एग्ज़ाम के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो ये क्लास है इसके अंतर्गत जो हमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। तो पहला प्रश्न आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन से टैब का उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया टेबल इंसर्ट करने को लेकर के कि टेबल का इंसर्ट अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं तो उसके कौन से टैब में से कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न चाहे वर्ड से हो, एक्सेल से हो या पावर पॉइंट से, टेबल सभी प्रोग्राम के अंतर्गत एक ही टैब से ओपन होती है और उसका नाम है इंसर्ट टैब। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं वो है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस। तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इंसर्ट टैब, बी विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साइबर अटैक का प्रकार नहीं है। यानी यहाँ पर इस प्रश्न में आपसे पूछा गया साइबर हमले या साइबर अटैक का कौन सा प्रकार नहीं है। तो जो साइबर हमले होते हैं वो होते हैं आपके जैसे मेलवेयर है, फिशिंग है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है। ये सभी तीनों ये आपके साइबर हमले के प्रकार हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा इसका प्रकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्योर सेल, यानी डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे विकल्प में आपको दिया हार्ड ड्राइव, CPU, रैम और मॉनिटर। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो होता है CPU। तो CPU हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा जो कि बी विकल्प में आपको दिया गया है। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी CPU से रिलेटेड एक दो प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। तो उसमें हमने आपको बताया था कि CPU के दो भाग होते हैं, एक ALU होता है और दूसरा आपका CU होता है। ALU और इसके साथ में CU। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वापस से मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। एक भाग होता है ALU जिसका पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। और दूसरा जो भाग होता है वो आपका CU होता है जिसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपका ALU से पूछा जाता है। ALU का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका प्राथमिक यानी सर्वप्रथम कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे विकल्प है डेटा को प्रोसेस करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों पर नियंत्रण करना, गणना करना और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो संसाधन होते हैं उनको नियंत्रण करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य होता है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका बी विकल्प। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना होता है। अगला हमारा प्रश्न है रैम से यानी कंप्यूटर की मेमोरी से। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है। आपसे रैम जो होती है वो आप कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसको अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। तो रैम के पूरे नाम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे रैम का जो पूरा नाम है वो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। विकल्प दिया गया रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीडेबल एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मॉडिफाई, और एक दिया रैंडम अरिथमेटिक मशीन। तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए विकल्प। इसी के साथ रैम से आपके कुछ प्रश्न और आते हैं, जैसे रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं और इसके अलावा रैम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई प्रश्न आए तो आपको पता होना चाहिए।
साथ ही रैम के प्रकार को लेकर के भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आए हैं। तो रैम के दो प्रकार हैं, एक होती है एस रैम जिसको बोलते हैं स्टैटिक रैम, और दूसरा है आपका डी रैम जिसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। तो इस तरीके से अगर कोई प्रश्न आ जाए प्रकार को लेकर के भी, तो भी आपको सही तरीके से प्रश्न को क्लियर करना है। यानी आपको ये पता होना चाहिए, अगर वहाँ पे रैम ना लिख के एस रैम या डी रैम लिख दे, जब भी आपको उसका जो सही आंसर है वो आपको देना होता है। तो यहाँ पे एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैम हो गया और डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैम हो गया। यहाँ पे रैम का पूरा नाम पूछा है, एस रैम और डी रैम का भी अगर पूरा नाम पूछे तो यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है। यानी कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, यानी बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर। इसके अंतर्गत एक आता है उच्च संग्रहण क्षमता, यानी हमारा कंप्यूटर अधिक डेटा को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा परिश्रम, इसके अलावा सटीक और गति। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम के लाभ है। लेकिन पूछा कौन सा लाभ नहीं है, तो हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत बुद्धि नहीं होती है, ठीक है। यानी कंप्यूटर अपने खुद से काम नहीं करता है, कंप्यूटर जो काम करता है वो यूजर के माइंड से करता है। तो यानी हमारे कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बी विकल्प, बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग यूजर के द्वारा किया जाता है, यानी जिन सॉफ्टवेयर को यूजर के द्वारा उपयोग में लिया जाता है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, स्प्रेडशीट ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, और वर्ड प्रोसेसर ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपसे पूछा गया कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में डिवाइस एंड ड्राइवर दिया गया है। डिवाइस एंड ड्राइवर जो होता है वो एक हार्डवेयर का प्रकार है। तो सी विकल्प हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, या फिर आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विकल्प में आपको दिया है ए में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके अलावा इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोसेस और इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल। तो सही आंसर है आपका इसमें ए विकल्प, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है। तो गटर है ये एक मार्जिन का प्रकार है, यानी जैसे लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट होता है, टॉप बॉटम होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पेज का जो बाइंडिंग एरिया होता है उस बाइंडिंग एरिया के मार्जिन को गटर मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पे विकल्प में दिया है ओरिएंटेशन, पृष्ठ का आकार, मार्जिन और इक्वेशन। तो सही आंसर है वो आपका सी विकल्प, मार्जिन। अगला हमारा प्रश्न है, बायोज का पूर्ण रूप क्या है। बायोज का पूरा नाम आपको इसमें बताना है। तो बायोज का जो पूरा नाम होता है वो होता है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके अलावा आपको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी दिया हुआ है, बाइनरी 10 सिस्टम दिया है, बेसिक 10 सिस्टम दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए विकल्प, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका बायोज का पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें। तो MS वर्ड 2010 में अगर हम किसी फाइल का लिंक बनाने के लिए अगर कोई हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के बाद जब हमें उस फाइल को खोलना होता है, तो फिर हमें उस फाइल को खोलने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। वही हमसे पूछा गया कि कैसे उसको खोला जाए। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं वो है, बस हाइपरलिंक पर क्लिक करें, इसके साथ अल्ट कुंजी दबा करके हाइपरलिंक पे क्लिक करें, शिफ्ट कुंजी दबाकर हाइपरलिंक पे क्लिक करें और कंट्रोल कुंजी दबाकर हाइपरलिंक पे क्लिक करें। तो हाइपरलिंक को खोलने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ में हम हाइपरलिंक पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका डी विकल्प है, यानी कंट्रोल कुंजी दबाएं और हाइपरलिंक पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है आपका, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ पर प्रदर्शित होता है। सक्रिय दस्तावेज का मतलब जो प्रेजेंट में, करंट में, रनिंग में जो आपका दस्तावेज है या फिर डॉक्यूमेंट है। तो सक्रिय जो दस्तावेज है
उसका जो फाइल नाम है वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे विकल्प में आपको दिया है, वो दिया है टाइटल बार, टास्क बार, मेन्यू बार और स्टेटस बार। तो सही जो इसका आंसर है वो है आपका टाइटल बार, यानी जो सबसे ऊपर टाइटल बार की पट्टी होती है, उस टाइटल बार की पट्टी पर हमारे दस्तावेज या फिर जो भी फाइल होती है उसका नाम प्रदर्शित होता है। टास्क बार होती है ये डेस्कटॉप पर सबसे नीचे दिखाई देने वाली स्क्रीन होती है, अगर टास्क बार के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो। और स्टेटस बार किसी भी प्रोग्राम में सबसे नीचे दिखाई देने वाली पट्टी होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टास्क बार का संबंध है आपका डेस्कटॉप से, DESKTOP। डेस्कटॉप जो स्क्रीन होती है उसके नीचे जो पट्टी दिखाई देती है, जैसे यहाँ देख पा रहे हो आप, ये वाली जो पट्टी है जिस पे काफ़ी सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं, तो ये टास्क बार है आपकी। इसके अलावा स्टेटस बार जो होता है वो किसी भी प्रोग्राम के नीचे की पट्टी होती है। तो हम जब भी किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो देखने को मिलता है कि ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये जो पट्टी दिखाई दे रही है नीचे नीचे वाली, इस पट्टी के जस्ट ऊपर प्रोग्राम में यहाँ पे ये पट्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, जो कि पेज की स्थिति के बारे में हमें बताती है। तो अभी पूछा है टाइटल बार होती है आपकी ये ऊपर वाली पट्टी, सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है ये। यहीं पे ही क्या होता है, प्रोग्राम फाइल या दस्तावेज का नाम दिखाई देता है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ये RSCIT क्लास 4, यहाँ पे आपको जैसे कि ये नाम दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में भी फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है आपका, IP का फुल फॉर्म क्या होता है? IP का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे दिया है इंटरनेट प्रोटेक्शन, इंट्रानेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो सही आंसर है इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी C विकल्प। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग, यानी कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में करता है? तो विकल्प आपको दिया है ऑप्टिकल फाइबर, इसके अलावा RFID, ब्लूटूथ और GPS। तो हमारा जो फ़ोन है वो हमारा फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो नेविगेशन के रूप में काम करता है, उस डिवाइस का नाम है आपका GPS। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका GPS, D विकल्प। अगला प्रश्न आता है आपका MS वर्ड से, MS वर्ड के किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? तो MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प, यानी जब हम कॉपी वगैरह करते हैं किसी भी मैटर की, तो उस मैटर को रखने के लिए हम जिस विकल्प का प्रयोग करते हैं उसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको विकल्प दिए हैं वो है टाइटल बार है, टास्क बार है, स्क्रॉल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार है। तो सही आंसर है आपका इसमें D विकल्प, यानी क्विक एक्सेस टूल बार। अगला प्रश्न आता है आपका, ईमेल अटैचमेंट क्या है? तो ईमेल अटैचमेंट का मतलब जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो हम किसी फाइल को अटैच करके भेजते हैं, और ये जो फाइल होती है ये फाइल किसी दूसरे प्रोग्राम के द्वारा बनाई हुई होती है, यानी दूसरे प्रोग्राम में निर्मित की हुई होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक ईमेल के साथ में भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित एक अलग दस्तावेज होता है, जो कि आपको B विकल्प में दिया गया है। तो सही आंसर है इसका B विकल्प। बाकी आपको यहाँ पे ये 3 विकल्प और दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कई बार हम किसी भी डिवाइस को हटाते हैं या फिर लगाते हैं, हमें हटाने की लगाने की आवश्यकता पड़ती है कई बार, जैसे माउस को हटाना लगाना, कीबोर्ड को हटाना लगाना। तो ये कीबोर्ड माउस आपके डिवाइस हो गए। तो इस तरीके से किसी भी डिवाइस को अटैच करना, लगाना या फिर हटाना, ये जो क्रिया है इसको क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे विकल्प है हॉट स्वैपिंग, इसके अलावा प्लग एंड प्ले, इसके अलावा बेस स्वैप और USB स्वैपिंग। तो सही आंसर है इसका प्लग एंड प्ले, यानी किसी भी डिवाइस को लगाना और हटाना प्लग एंड प्ले कहलाता है।
तो बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, खाली स्थान में अस्थिर चिप्स होते हैं जो कि अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। तो ये प्रश्न आपका मेमोरी से पूछा गया है। इसका सही आंसर है रैम, यानी रैम में अस्थिर चिप्स होते हैं। जब भी हमारा कंप्यूटर हम बंद कर देते हैं या फिर लाइट चली जाती है तो उसमें से डेटा लॉस्ट हो जाता है, यानी हट जाता है हमेशा के लिए। तो विकल्प दिए हैं CPU, रोम, रैम और RMA। तो सही आंसर है इसका वो है आपका रैम, सी विकल्प, जिसके अंतर्गत अस्थिर चिप्स होते हैं और अस्थायी रूप से डेटा और निर्देशों को संग्रहित करके रखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इंटरनेट पर जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी पहचान करने के लिए हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है। तो उस IP एड्रेस के माध्यम से हम कंप्यूटर की पहचान करते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिए हैं ईमेल पता, स्ट्रीट पता, IP पता और डिस्पैच नंबर। तो सही आंसर है इसका वो है IP पता, यानी IP एड्रेस। सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, एक वेबसाइट खालिस्तान का संग्रह है। तो एक वेबसाइट किसका संग्रह होता है ये पूछा गया है। तो एक वेबसाइट होती है वो आपका वेब पृष्ठ का संग्रह होता है, यानी उसमें बहुत सारे वेब पेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है वेब पृष्ठ, प्रोग्राम, ग्राफिक्स और टैब। तो सही आंसर है इसका वेब पृष्ठ, जो कि ए विकल्प में आपको दिया गया है। तो ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ये जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत दिए गए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इनको अच्छी तरीके से देखें, समझते हुए इस क्लास के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न को आप पढ़ें, समझें, और साथ ही आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगेन आपको जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। और कमेंट सेक्शन के अंतर्गत क्लास आपको कैसी लगी उसका फीडबैक आप ज़रूर दें। कमेंट सेक्शन में कमेंट आपको ज़रूर करना है। तो फिलहाल हमारी ये जो क्लास थी इसके अंतर्गत हमने टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप क्लास को बार बार देखिए, कम से कम एक क्लास को 2 से 3 बार आप देखिए। तो फिलहाल इस क्लास के अंतर्गत इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।